हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आपको कुछ नहीं करना है, आप शांति से बैठ के सुनना क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन राइट फोकस में कब आए थे, मतलब इस पे ध्यान कब दिया गया? जब बैक टू बैक वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो तब जब बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेट हुए तब जाके ह्यूमन राइट फोकस में आए। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हो गया, लीग ऑफ नेशन बना। इसने कहा कि अब हम काम करेंगे कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ तो लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, तो यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ और उसमें कहा, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि अब से कोई वॉर नहीं होगा और ह्यूमन राइट वायलेट नहीं होंगे और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पास किया, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 217A। कब पास हुआ ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1948। सब देशों ने इसको साइन किया, इंडिया ने भी इसको साइन किया और इसने क्या डिसाइड किया, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट साइन कौन कर रहा है? स्टेट, देश साइन कर रहे हैं, कंट्री साइन कर रही है, अब हर स्टेट साइन कर रहा है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। ठीक है, साइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए, हु वायलेट द ह्यूमन राइट? सबसे ज़्यादा सिटीजन्स के ह्यूमन राइट को वायलेट करने के चांसेस किसके हैं? कौन करेगा? उसकी सरकार करेगी, उसकी स्टेट करेगी। और स्टेट ने ही अपने अपने देश में क्या बनाया, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बनाए। ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, स्टेट ने ही बनाया है इस इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो नज़र रख सके कि उसके स्टेट में ह्यूमन राइट वायलेट ना हो। किस पे नज़र रख रहा है? और स्टेट पे ही, उस देश की सरकार पे ही नज़र रख रही है और उन्हीं ने ये बनाया है। साइन किया किसने? स्टेट ने। और ह्यूमन राइट वायलेट कौन करे? स्टेट। और यही खुद एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट वायलेट ना हो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली ने वादा किया कि दूध की रखवाली करेंगे। इसीलिए इस इंस्टीट्यूशन को क्या कहा गया? नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। और ये इंस्टीट्यूशन क्या है? फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन कहलाती है, ना तो इसे किसी एग्जीक्यूटिव ने बनाया, ना ही लेजिस्लेटिव, ना जुडिशरी। फिर भी ये ना तो ये एग्जीक्यूटिव है, ना लेजिस्लेटिव, ना जुडिशरी, ये इनमें से तीनों ही नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर भी ये तीनों के फंक्शंस कर रही है। ये ना तो एग्जीक्यूटिव है, ना जुडिशरी है, ना लेजिस्लेटिव है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और अपने आप पर ही नज़र रख रही है, इसीलिए ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन। और कौन सी फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, CAG है। अब पेरिस प्रिंसिपल क्या कहलाते हैं? क्या हुआ था, 1993 में पेरिस प्रिंसिपल साइन हुए, पेरिस प्रिंसिपल आए थे 1993 में। कैसे? एक पेरिस वर्कशॉप हुई थी 1991 में, जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बनेंगे वो ऐसे ही नहीं बनेंगे, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो इसमें इसकी बात की गई। उसके बाद में 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसको पास किया और इसको नाम क्या रखा? पेरिस प्रिंसिपल। कि ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बनाने के स्टैंडर्ड होंगे। ये 8 स्टैंडर्ड्स होंगे। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। द पेरिस प्रिंसिपल सेट आउट द मेन क्राइटेरिया दैट नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मीट। कि अगर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? एक तो एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्राइमरी लॉ और द इंस्टीट्यूशन। कि मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी कोई लीगल बैकिंग होना चाहिए, एक प्राइमरी लॉ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आ ब्रॉड मैंडेट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। इसको एक ब्रॉड मैंडेट होना चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है ह्यूमन राइट को। एक फॉर्मल और फंक्शनल इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि तो ये इंडिपेंडेंट है ना, फोर्थ ब्रांच ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
प्लूरलिज्म होना चाहिए, रिप्रेजेंटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही सोसाइटी को, हाई सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको रिप्रेजेंट, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एडिक्वेट रिसोर्सेज होना चाहिए इनके पास, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम टू एड्रेस ह्यूमन राइट इशू अराइजिंग, अगर ह्यूमन राइट कहीं पर वायलेट हो रहे हैं तो उनको अराइज कर सके, उनके पास इतनी फ्रीडम होना चाहिए। एनुअल रिपोर्टिंग करेंगे वो नेशनल ह्यूमन राइट सिचुएशन पे, अपने अपने स्टेट में क्या करेंगे, वो स्टेट मतलब कि कंट्री में वो एक रिपोर्ट बनाएंगे। और कॉपरेशन करेंगे किससे, नेशनल और इंटरनेशनल एक्टर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, कि ह्यूमन राइट का वायलेट ना हो, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि ये पेरिस प्रिंसिपल्स के 8 स्टैंडर्ड्स थे। तो अब इंडिया में कानून बनेगा और इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, इन 8 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इंडिया में एक कानून पास हुआ जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब ये एक्ट पास हुआ और ये हमें क्या बताता है कि हम सीरियस हैं, कि हम पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं, और हमने इसीलिए ये लॉ बनाया। जब ये पेरिस प्रिंसिपल 1993 में पास हुए तो हमने भी अपने देश में कानून बनाया। और जब अब इसी लॉ ने क्या बनाई, 2 नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, कि उन्होंने वादा किया था स्टेट ने कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, और नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। वो कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, ये 2 इंस्टीट्यूशंस थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये किस लॉ के अंदर बने हैं, नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट्स के, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर बने हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो यही लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का सेक्शन 2। ये डिफाइन करता है ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट एज द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बोडीड इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट इन इंडिया। मतलब कि अब आप मुझे बताइए, लाइफ, लिबर्टी, ये कौन सा आर्टिकल में बात की है, आर्टिकल 21, इक्वालिटी 14, डिग्निटी 21, और ये इंटरनेशनल वाला आर्टिकल 51। और यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पेरिस प्रिंसिपल की फर्स्ट लाइन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट प्राइमरी लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम ये बनाएंगे कानून, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे वो इन 8 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एस्टेब्लिशमेंट करना है हमें अंडर प्राइमरी लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 51, ये सब इसके अंदर आ रहा है, इसकी डेफिनेशन में आ रहा है। और अब मुझे बताइए कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाएंगे या स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाएंगे या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहलाएंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो संविधान में ऑलरेडी लिखी हों, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो कहलाती हैं जो किसी लॉ के द्वारा बनी है। और अभी हमने देखा कि ये 2 बॉडीज़ किस लॉ के अंदर बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो ये कौन सी हुई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है ये। अब आप ये नंबर याद रखना, 1 + 5 + 7, मतलब कि 1 चेयरपर्सन, 5 मेंबर और 7 डीम टू बी मेंबर। डीम टू बी मेंबर मतलब क्या होगा कि ये एक्चुअली में मेंबर्स नहीं है, बट इनको समझा जा रहा है कि ये मेंबर्स हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन है, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। 1 + 5 + 7, 1 चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर्स होंगे और 7 मेंबर्स को डीन समझा जाएगा, एक्चुअली दे आर नॉट द मेंबर्स। कमीशन शाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कौन होगा, या तो वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या बताया मैंने, CJI भी हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन होंगे, इज़ द ओनली CJI, तो आंसर होगा गलत। CJI भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और 5 मेंबर बताया मैंने, 5 में से 1 मेंबर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। दूसरे मेंबर कौन होंगे,
हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मतलब वन मेंबर हु इज हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, एक वो होंगे। दूसरा, ये 5 मेंबर्स की बात हो रही है। चेयरपर्सन कौन होंगे? सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई भी हो सकते हैं। 5 मेंबर में एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। और 3 मेंबर्स कैसे होंगे? उनमें से, उन 3 मेंबर्स में से आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शाल बी अ वुमेन, एक तो मैंडेटरी है कि एक वुमेन ही होंगी। टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमोंगेस्ट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, जिनको नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, वो 3 मेंबर्स होंगे और उन 3 में से भी एक वुमेन होंगे। क्या बताया? याद करो। चेयरपर्सन कौन होंगे? सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। 5 मेंबर में से एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, एक जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं किसी भी हाई कोर्ट के, या 3 में से जो जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, उन 3 में से एक वुमेन होंगी, बाकी 2 मैन भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा वुमेन भी हो सकती हैं, लेकिन एक तो होंगी ही होंगी। अब डीम्ड टू बी मेंबर्स कौन कहलाते हैं? जो एक्चुअली में मेंबर्स नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, बट उनको समझा जा रहा है। कौन कौन होंगे? चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इनके जो चेयरपर्सन होंगे, इनको हम क्या समझेंगे? शाल be deemed to be a member of the commission. The chairperson of National Commission for Backward Class, National Commission for Minorities, National Commission for Protection of Child Right Act, National Commission for the Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe, National Commission for Women, and चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विद डिसेबिलिटीज। मैंने आपको शॉर्ट में करके दिया है। अब आगे देखते हैं कि जो चेयरपर्सन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट, अभी तक हमने देखा कि कौन कौन हो सकते हैं, चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं, मेंबर्स कौन हो सकते हैं, लेकिन इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब होता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब कि ये बाइंडिंग नहीं है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। तो और ये किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी नहीं करते, ये किसकी रिकमेंडेशन पे करते? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। उस कमिटी में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ द हाउस होंगे, मिनिस्टर इंचार्ज कौन सी मिनिस्ट्री के? होम अफेयर्स के, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस, अगर वो नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी वो, ठीक है, ये सब। और रिजिग्नेशन जो अपॉइंट कर रहा है उन्हीं को वो रिजिग्नेशन और रिमूव भी वही कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, और रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और अगर उनको रिजिग्नेशन भी देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये होता है कि एक बार वो रिटायर्ड हो गए उसके बाद उनको ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर नौकरी मिलेगी, उनको सर्विस मिलेगी। टर्म इनका क्या हो सकता है? 3 years और एज 70 years, विच एवर इज अर्लियर। पहले 5 साल था, लेकिन इसको अमेंड करके 2019 में क्या कर दिया है? 3 years कर दिया है। पावर ऑफ किसको अमेंड किया था? उस द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को 2006 में भी अमेंड हुआ है, और ये 2019 में जब अमेंड हुआ था तो उसको 5 साल से टर्म क्या कर दिया था? 3 years कर दिया था। अब देखते हैं कि पावर्स क्या हैं NHRC की। एक तो उनके पास सिविल पावर है, जैसे CBC के पास है, लोकपाल के पास है, इनके पास भी सेम पावर है, सिविल पावर है, सिविल कोर्ट की पावर कि ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस बुला सकते हैं, सबूत बुला सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं जो भी सिविल कोर्ट की पावर होती है, ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो CBC, लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनकी सेम ही सिविल पावर्स हैं। स्यू मोटो पावर, स्यू मोटो क्या कहलाता है? ऑन इट्स ओन, कि मतलब
एक तो होता है कि आपने कंप्लेंट दर्ज की एनएचआरसी की वेबसाइट पे जाके कि ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहा है। दूसरा कि अगर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन को दिख रहा है कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो ये सुयो मोटो खुद से भी कर सकते हैं, तो ये एक एक्शन ले सकते हैं। पावर टू विजिट जेल एंड कस्टडी, अगर ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये भी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल विजिट कर सकते, कस्टडी में किसी को लिया है तो वहाँ जाके देख सकते। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेशन वहीं होता है। पावर, देखो अभी तक तो ठीक था कि उनके पास ये सब पावर है कि सुयो मोटो पावर है, जेल विजिट कर सकते हैं, सिविल कोर्ट की पावर है। लेकिन आप देखेंगे बाकी के जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें क्या दिखा रहा है कि रिकमेंडेशन, फिर रिकमेंडेशन, एडवाइस, रिव्यू, सिर्फ यही कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एनएचआरसी क्या बन गया? एडवाइजरी बॉडी बन गया, मतलब कि टूथलेस टाइगर बन गया। आपको पढ़ना है तो आप पूरे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। तो इट हैज़ बिकम ए एडवाइजरी बॉडी, टूथलेस टाइगर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 में क्या दिया है? राइट टू फेथ, राइट टू मैरिज, राइट टू स्पीडी ट्रायल, अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारी क्या है? आर्टिकल 21। ये एक ब्रॉड आर्टिकल है, एक अम्ब्रेला आर्टिकल, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो जब भी ह्यूमन राइट और तो ये अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो आप, तो ये एक ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल 21 का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विजिट कर सकते हैं PIL दर्ज करके, और फिर वो रिट जो ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब अप्रोच कर सकते हैं। हुम डू यू अप्रोच? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अप्रोच कर ही सकते हैं, साथ में अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है तो आप NHRC को भी विजिट कर सकते हैं। आप NHRC में भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और NHRC को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस क्या है? जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को विजिट करते हैं तो वो रिट जुरिस्डिक्शन निकालते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, स्टेट यहाँ पे मना नहीं कर सकती है। लेकिन जब आप NHRC को अप्रोच करते हैं तो वो एक एडवाइजरी बॉडी बन गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगी? स्टेट को एडवाइस कर सकती है, तो वो मना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपेंसेशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट एन इमीडिएट इंटरिम रिलीफ। कि पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है, कंपेंसेशन की केस चल रहा है कि ह्यूमन राइट कहीं वायलेशन हो रहा है, तो कंपेंसेशन भी तो देना पड़ेगा। कि जब तक सॉर्ट आउट होगा मैटर तब तक तो बहुत मतलब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो एक इंटरिम इमीडिएट इंटरिम रिलीफ ये ह्यूमन राइट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट करती है कि आप खुद नहीं देती कंपेंसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि आप इमीडिएट इंटरिम रिलीफ दें 50,000 का टू अ विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आर्टिकल आया था, NHRC डायरेक्ट कंपेंसेशन फॉर एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब आगे बात करते हैं एक्रीडिटेशन के बारे में। ये क्या है? ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। हमने अब तक स्टैंडर्ड्स बना लिए, पेरिस प्रिंसिपल, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस भी बना लिए अपने अपने देश में, लेकिन ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, इनको मतलब अगर आप कुछ पढ़ाई करते हो तो एग्ज़ाम भी होता है, रिजल्ट भी आता है, तो ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका ये कैसे पता चलता है? इस एक्रीडिटेशन की वजह से कि जो NHRI ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, इनको पीरियडिकली सब कमेटी क्या करती है? देखती है कि ये काम कर भी रहे हैं क्या, ये उस जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनके अनुसार काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या स्टेटस मिलता है? A स्टेटस मिलता है अगर आपने पूरा फुली कंप्लाइंट विद पेरिस प्रिंसिपल, जो भी पेरिस प्रिंसिपल के 8 प्रिंसिपल्स मैंने बताए थे वो उनकी, अगर उनकी कंप्लाइंट मतलब उनको जो जो वहाँ पे लिखा है वैसे पूरा फॉलो कर रहे हैं तो A स्टेटस। अगर पार्शली काम कर रहे हैं तो B स्टेटस मिलेगा, और अगर वो पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा? नो स्टेटस मिलेगा। अब ये एक्रीडिटेशन देता कौन है?
क्या है कि पूरी दुनिया में जितने भी NHI है, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, उनका अपना एक ग्लोबल अलायंस है बना हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लोबल अलायंस का नाम क्या है? ग्लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम गैनरी भी बोलते हैं। ये एक तरह का इंटरनेशनल एसोसिएशन है ऑफ ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। ये क्या करता है? ये एक सब कमिटी है ऑन एक्रेडिटेशन, जो कि ये स्टेटस प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा देश कितना काम कर रहा है। अब हमने नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन तो पढ़ लिया, मैंने बताया था एक और बॉडी बनाई है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये भी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस में ही आती है। तो जहाँ जहाँ पे भी सेंट्रल था ना नेशनल, वहाँ वहाँ पे स्टेट कर देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। लेकिन वहाँ पे चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जज के जगह क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। वन मेंबर हु हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा, और नेशनल की जगह स्टेट आ जाएगा। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। और जो हमने बताया था कि एक लॉ पास हुआ था, उसके तब जाके ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बने थे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ये ओरिजिनल एक्ट था, और इसमें फिर काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए। 2019 में जो अमेंडमेंट हुए, न्यू अमेंडमेंट्स, तो उनमें क्या अमेंडमेंट्स हुए ये यहाँ पे टेबल बनी हुई है। जैसे मैंने बताया था कि 5 ईयर पहले टर्म था, अब क्या कर दिया 5 ईयर या 70 ईयर्स, जो भी एज पहले आ जाए, अब क्या कर दिया 3 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। एक चेंज ये था, पहले क्या था, सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चेयरपर्सन बन सकते थे, बट अब क्या है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी चेयरपर्सन दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। और पहले ये एटलीस्ट 1 वोमेन विल वो जो 5 मेंबर थे उनमें से 3 मेंबर में से एक वोमेन होनी चाहिए थी। ये पहले नहीं था, ये 2019 की अमेंडमेंट में डाला गया है, तो ये आप देख लेना। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, the human rights commissions are empowered to inquire into the violation of human right committed by the state authorities। अगर सरकार ह्यूमन राइट वायलेट करती है तो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत हमने जो ह्यूमन राइट कमीशन इंस्टीट्यूशंस बनाया है, वो उस वायलेशन को इंक्वायरी कर सकते हैं, ईदर अपॉन पिटिशन प्रेजेंटेड टू देम, या तो पिटिशन हम डालेंगे या वो खुद से भी कर सकते हैं अपॉन देयर ओन इनिशिएटिव। मैंने बताया स्यूमोटो भी है उनके पास, और यहाँ हम पिटिशन डालेंगे तो 2 तरह से ह्यूमन राइट का जो इंस्टीट्यूशन है एक्शन ले सकते हैं। वाइल कंडक्टिंग दिस इंक्वायरीज द कमीशंस आर ग्रांटेड आइडेंटिकल पावर टू दैट ऑफ सिविल कोर्ट। जो भी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं वही इन इंस्टीट्यूशंस की भी पावर होती है, उनको सेम पावर दी गई है कि वो गवाह बुला भी सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सच एज द एग्जामाइनिंग विटनेस, ऑर्डरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट को बुलाना चाहते हैं, रिसीविंग एविडेंस एंड सो ऑन। These proceedings are deemed to be judicial proceedings। इन proceedings को हम judicial proceedings ही consider करेंगे, and they require that any person who may be prejudicial affected by the outcome has a right to be heard। और जो भी जिसके साथ भी ये सब हो रहा है उसके पास राइट है कि हम उसकी बात को सुना जाए। That's all for today। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।